हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस मैराथन का दूसरा सेशन लेके आ गई हूँ। इसके पहले भी साइंस का एक मैराथन हो चुका है, तो आप लोग उस वीडियो को जाके भी देख लीजिएगा। और आज है साइंस का दूसरा मैराथन। इसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट का मैराथन सेशन मिलता रहेगा, तो आप लोग जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है कुछ खास। चलती हुई कार में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुकेगा, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये रहा न्यूटन से संबंधित पहला प्रश्न आ गया। न्यूटन का नियम से तो जानते हैं। तो न्यूटन की जब बात आई है, तो अगर पूछ दे कि भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो भौतिकी का पिता कौन हो जाएगा? तो भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट। अगर पूछे कि गति के बारे में किस पुस्तक में उल्लेख है, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं कि प्रिंसिपिया नाम की पुस्तक। कौन नाम की पुस्तक? तो प्रिंसिपिया, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1687 में, जिसमें क्या है, गति के बारे में वर्णन है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक में गति के बारे में वर्णन है, तो प्रिंसिपिया नाम की पुस्तक के बारे में। यहाँ एग्जाम्पल जो दिया हुआ है कि चलती हुई कार में ब्रेक लगाने पर ये आगे की ओर झुकेगा, तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का प्रथम नियम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है, न्यूटन का प्रथम नियम को किस तरह से, न्यूटन का प्रथम नियम को ही क्या कहा जाता है? जड़त्व या गैलीलियो का नियम। जड़त्व या गैलीलियो का नियम किसे कहा जाता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम को कहा जाता है। ठीक। न्यूटन का दूसरा नियम में क्या साबित हुआ था? तो फोर्स बराबर मास। ये साबित हुआ था कि बल बराबर क्या? द्रव्यमान। और न्यूटन का तीसरा नियम में क्या थ्योरी है कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। ये न्यूटन का तीनों नियम था। और एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कि न्यूटन का प्रथम नियम में हम लोग को क्या है, बल का परिभाषा मिलता है। तो एक पॉइंट अगर आपसे ये पूछते कि न्यूटन का किस नियम से बल का परिभाषा मिलता है, तो यहाँ पे पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिलता है? तो बल का परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे न्यूटन के प्रथम नियम में क्या है, क्या तो वस्तु गति में रहेगी या फिर विराम में रहेगी। तो जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल हो गया जो आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और रहेगा एग्जाम्पल, जैसे कि पौधा की टहनी को हिलाइएगा तो फूल एवं फल का गिरना, वो भी किस नियम के अनुसार? तो न्यूटन का पहला नियम के अनुसार। या फिर दरी वगैरह को डंडा से पीटने पर धूलकण का गिरना, ये सब भी। तो आप लोग एग्जाम्पल जितना प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें करते करते सीख जाइएगा। बाकी इसका ये थ्योरी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पलायन वेग, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। तो जब बात आती है पृथ्वी का पलायन वेग, तो पलायन वेग क्या? तो वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर क्या हुआ, वस्तु वापस नहीं आए, वही होता है पलायन वेग। और ये पलायन वेग पूछा गया है पृथ्वी का, तो जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो 11.2 कर लीजिएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक। उसी तरह ऑप्शन ए में है 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। ये किसका होता है पलायन वेग? तो ये होता है चंद्रमा का। उसी तरह 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड किसका पलायन वेग है? तो ये है सूर्य का। और 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड किसका है? तो ये है मंगल का। तो ये तीनों का ध्यान में रख लीजिएगा कि किसका कितना पलायन वेग होता है। सबसे ज्यादा बार रिपीटेड पृथ्वी का ही पूछा गया है। ठीक।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इनमें से किसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है? यानी कि मायोपिया दूसरा नाम है और किसका नाम है ये आपसे पूछ रहा है। तो जो मायोपिया है ये निकट दृष्टि दोष का ही क्या है, दूसरा नाम है। आप लोग सुन के यहाँ पे नोट डाउन आराम से कर सकते हैं। जहाँ कुछ गलती टाइप है वहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो किसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को। ठीक, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर की वस्तु आपको नहीं दिखेगी। अपोजिट ध्यान रखना है कि निकट वाले में दूर की नहीं दिखेगी और दूर दृष्टि दोष में निकट वाले का नहीं दिखेगा। तो ये पॉइंट ये क्लियर करना है, यानी कि निकट है तो निकट नहीं देख के टिक कर देना है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु आपको नहीं दिखेगी। और वही अगर आपसे पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, तो उपचार के लिए किसका होता है? अवतल लेंस का। और अवतल लेंस को कहीं अपसारी लेंस भी लिख दे सकता है, इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी लिख सकता है। तो ये तीनों एक ही है, नाम से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है माइंड में कि निकट दृष्टि दोष का उपचार में क्या रहेगा, अवतल या अपसारी या कॉनकेव तीनों एक ही है। इसी लेंस से निकट दृष्टि दोष का क्या होता है, उपचार होता है, और इसमें दूर की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। बात करेंगे दूर दृष्टि दोष में। तो अभी आपको बोले कि दूर दृष्टि दोष में आपको क्या होगा, निकट का वस्तु नहीं दिखेगा। एक दूसरे का अपोजिट ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इसका बात करेंगे कि दूर दृष्टि का उपचार किस लेंस से होता है, तो होता है उत्तल लेंस से। और उत्तल लेंस को और क्या कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तीनों भी एक ही नाम है, उत्तल कहिए या अभिसारी या कॉन्वेक्स, जो आपको ऑप्शन में दिखे टिक करिए। दूर दृष्टि के उपचार के लिए बात कर लेंगे जरा दृष्टि दोष, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इसमें क्या होता है कि निकट हो या फिर क्या हो, दूर हो, दोनों का वस्तु आपको क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। आप लोग सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा। हम शॉर्ट में लिख दिए कि जिसमें निकट और दूर दोनों का वस्तु आपको नहीं दिखाई देगा, वो क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। और इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस, इसके उपचार के लिए यूज होता है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस। ठीक। अब बात करें ऑप्शन नंबर डी में है मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद पता ही है आनुवांशिक बीमारी है। पहले तो ये आनुवांशिक बीमारी के अंतर्गत आ जाता है, या फिर इसको मोतियाबिंद को क्या कह सकते, वर्णधानता, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस वही हो गया। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसका तो अभी इलाज संभव नहीं है। इसको ऑपरेशन से कभी कभी ठीक भी किया जाता है, लेकिन ऐसे इसका इलाज संभव नहीं है, अभी तक निकला नहीं है। बस इसको ध्यान रखिए, एक आनुवांशिक बीमारी है, कलर पहचानने वाला। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा मोतियाबिंद से संबंधित। ठीक। देखिए दूरदृष्टि दोष में एक पॉइंट और क्या ध्यान में रख सकते हैं, दूरदृष्टि दोष में इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको, तो दूरदृष्टि दोष को। तो एक पॉइंट यहाँ से ये ध्यान में रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपको ज्योग्राफी के सेशन में भी मिल सकता है पढ़ने के लिए, और आपको साइंस के सेशन में भी मिलेगा। तो सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट बनता है। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन से पहले और सारा अध्ययन जानते हैं। तो जैसे ऑप्शन ए में है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर में किसका अध्ययन होता है, तो इसमें हो जाता है मछली पालन का अध्ययन। मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर। उसी तरह एपी कल्चर में क्या, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन। जब पूछे कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तब क्या हो जाएगा, एपी कल्चर। और सेरीकल्चर में क्या, तो सेरीकल्चर में ही हो जाता है क्या, रेशम कीट पालन का अध्ययन, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में क्या, तो सब्जियों का अध्ययन। सब्जियों का अध्ययन किसके अंतर्गत आ जाता है, तो ओलेरी
कल्चर के अंतर्गत। ठीक, अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। डीएनए के खोजकर्ता इनमें से कौन है? ये भी है आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक, चूंकि ये बीपीएससी का एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार, तो इसको मिस नहीं करना। और यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट करता है ये भी जानिए। जैसे ही हम लोग देखते हैं कि डीएनए का खोजकर्ता पूछा गया, हम लोग ऑप्शन वाटसन एवं क्रिक टिक करके निकल जाते हैं, जो कि हो जाता है हमारा क्या, गलत। तो राइट आंसर इसका क्या होता है? तो जब पूछे कि डीएनए के खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता जो थे वो थे फ्रेडरिक मिशन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। जो इन्होंने खोज कब किया था, तो 1869 ईस्वी में डीएनए का डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड का खोजकर्ता कौन है, तो फ्रेडरिक मिशन। तो आप बात करेंगे कि तो फिर ये वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलित संरचना हिंदी में रहेगा, डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था, तो किसने किया था, तब वाटसन एवं क्रिक ने तैयार किया था। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तैयार किसने किया था, या फिर द्विकुंडलित संरचना किसने तैयार किया था डीएनए का, तब होगा इसका आंसर क्या, वाटसन एवं क्रिक। लेकिन जब भी खोजकर्ता पूछेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक मिशन। तो ये 2 पॉइंट काफी कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए में क्या है, एलेक नेफ्रेज। तो एलेक नेफ्रेज थे जिन्होंने किस चीज की खोज की थी, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने की थी, तो एलेक नेफ्रेज ने किया था। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को भारत में किसके द्वारा लाया गया था, तो जो भारत में लाया गया था वो डॉक्टर लालजी सिंह के द्वारा लाया गया था। तो ऐसे लिख सकते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को भारत में इनके द्वारा लाया गया था। किनके द्वारा, तो डॉक्टर लालजी सिंह के द्वारा भारत में इनके द्वारा लाया गया था। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 6ठा प्रश्न। आलू, तंबाकू, चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या पूछ ली गई है। तो अब जानते हैं गुणसूत्रों की संख्या से संबंधित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न कि गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन थे, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया। तो गुणसूत्र के खोजकर्ता का कौन थे, तो वॉल्डेयर, ये ध्यान में रखना है। ठीक, यहाँ आलू, चिंपांजी और क्या, तंबाकू, तीनों का पूछा गया और तीनों का गुणसूत्र का संख्या कितना होता है, तो 48। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करेंगे 64 किस में होता है, तो 64 होता है घोड़ा में। और 64 को पलटिएगा तो हो जाएगा 46। 46 किस में होता है, तो मानव में, ये तो सबको पता होगा। 26 की बात करें तो 26 किस में होता है, तो ये होता है मेढक में। ठीक, उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि मच्छर में कितना होता है गुणसूत्र की संख्या, तो 6। तो मच्छर आया तो भाई मक्खी का है पीछे रहेगा, तो मक्खी में होता है 6 का डबल कितना, तो 12 हो जाता है। मेढक में जान ही गए कि 26 हो गया। बात कर ले कुछ साग सब्जी की, तो प्याज का कितना होता है, 16। जो जो पूछा जाता है वही। मटर का बात कर रहे हैं कि मटर में कितना होता है, तो 14। उसी तरह नींबू का पूछे तो आपको इसका 2 ध्यान रखना है, 18 भी होता है, 36 भी होता है। तो ऑप्शन में जो आपको मिले वही टिक करना है। ठीक, तो ये थे गुणसूत्र से संबंधित प्रश्न। हाँ, आप लोग भी साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आपके पास भी सारे विषय का नोट्स तैयार होता जाए। और आपको हर संडे स्पेशल में टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है, तो वो सब वीडियो भी आप लोग आके देखा कीजिए। चलिए आइए 7 नंबर पे, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है। तो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी पूछा गई। उससे पहला युगलीना के बारे में जानते हैं कि ये किसके किसके बीच की कड़ी है। तो जब आपसे पूछे कि पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी कौन है, पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी कौन है, तो ये कौन हो जाएगा, युगलीना। लंगफिश किसके किसके बीच की कड़ी है,
बारी बारी सबका जानते हैं। तो ये है मछली एवं उभयचर के बीच, मछली एवं उभयचर के बीच की कड़ी कौन है? तो लंग फिश। देखिए मछली है तो फिश भी लगा हुआ है, तो इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। बात करेंगे विषाणु का, तो यही है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एटाबीज्म। एटाबीज्म की बात करें तो एटाबीज्म क्या है? तो एटाबीज्म होता है क्या कि कभी पूछ दे आपको कि कभी कभी बच्चों में पूर्वजों के गुणों का उभर आना, पूर्वजों के गुणों का उभर आना। जैसे गांव देहात में एक कहावत सुने होंगे ना, क्या बोलता है कि बात पे पूत पर आते घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये कहावत आप लोग सुने होंगे। तो वही होता है एटाबीज्म की, मतलब बच्चों में क्या हो गया, पूर्वजों का, मतलब घर के किसी भी सदस्य का क्या हो जाना, गुण आ जाना। तो वही बोलता है ना कि पापा पे गया है, दादा पे गया, वही क्या कहलाता है? एटाबीज्म। तो ये पॉइंट ध्यान में अब आप लोग को याद रह जाएगा क्योंकि कहावत सुनाए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। पक्षी का पंख किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए ऐसा एग्जाम्पल से संबंधित, जैसे कि एक तो हो गया पक्षी का पंख, या आपको रहे चमगादड़ का पंख, चमगादड़ का पंख, या फिर रहे तितली का पंख। ठीक, तो ये जो सब पंख पंख आ रहा है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब आता है समरूप अंग के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समरूप अंग। अब पूछेगा समरूप अंग क्या? तो समरूप अंग ये होता है कि देखिए लिख देते हैं कि जिसकी उत्पत्ति अलग अलग हो, जिसकी उत्पत्ति क्या हो? अलग अलग हो, पर कार्य एक समान हो, पर कार्य एक समान हो, वही क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है, एक समान हो। देखिए चमगादड़ अलग उत्पत्ति का हो गया, तितली अलग हो गया, पक्षी कोई अलग हो गया, लेकिन सब उड़ता तो पंख के सहारे ही है ना। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? समरूप अंग। ऑप्शन बी में है हमारा समजात अंग। तो समजात अंग क्या होता है? तो समजात अंग होगा कि जिसका उत्पत्ति एक समान हो, जस्ट इसका अपोजिट, कि जिसका उत्पत्ति एक समान लेकिन क्या हो? कार्य अलग अलग हो, कार्य जो होगा वो अलग अलग होगा, कार्य अलग अलग हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा समजात अंग। और इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं समजात अंग में? तो एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं क्या, जैसे में कि क्या ले सकते हैं, हाँ मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ। ठीक, क्या कहता है, देखिए हाथ तो दो होता है लेकिन कार्य अलग अलग करता है दोनों हाथ से, तो ये चीज इसलिए अलग हो जाता है, तो समजात हो गया। या फिर कहिए घोड़ा का अगला टांग, घोड़ा का अगला टांग, ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो ये सब हो जाएगा आपका समजात अंग, जिसका उत्पत्ति तो एक समान है लेकिन कार्य क्या है? अलग अलग है। बात करेंगे अवशेषीय अंग, तो हमारे शरीर में लगभग कितने अवशेषीय अंग हैं? तो 100 अवशेषीय अंग है। 100 अवशेषीय अंग में एक वो जान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि पूंछ की हड्डी, पूंछ की हड्डी, अकल दांत, देखते हैं सब बोलता है अकल का दांत आ रहा है, तो ये सब किस अंग के अंतर्गत आ जाते हैं? ये सब आते हैं अवशेषीय अंग के अंतर्गत। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि समरूप समजात अवशेषी तीनों जान गए। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वें प्रश्न में क्या है कि अमीबा का श्वसन अंग क्या है? तो किसी किसी जीव का जान लेते हैं कि कौन सा किससे श्वसन लेता है, तो जानना जरूरी है। तो जो अमीबा का श्वसन अंग है वो लेता है शरीर का सतह से। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलान के रूप में दे देगा कि इसका इससे मिलाइए कि किसका श्वसन अंग क्या है। ठीक, बात करेंगे फेफड़ा से, कि फेफड़ा में तो जैसे जो स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारी जीव हुए, या फिर क्या हुए, सरीसृप हुए, पक्षी हो गया,
ये सब किससे श्वसन अंग इसका क्या है, तो फेफड़ा है। ये चीज ध्यान में रख ले सकते हैं। फिर शरीर के सतह से एक का और ध्यान रख लीजिएगा, केचुआ का। अमीबा तो हो ही गया, एक केचुआ का भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। और त्वचा तथा शरीर दोनों से मिक्स होके कौन, तो इसमें आ जाता है स्तनधारी ही, इसमें भी आ जाते हैं, ठीक। ये भी जान लेते हैं। स्तनधारी फेफड़ा से भी लेते हैं या त्वचा तथा शरीर के सतह से भी ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल में पूछ देता है मेढक का, तो मेढक देखिए त्वचा से भी लेता है, त्वचा से भी आ जाता है, और फेफड़ा से भी आ जाता है, एक मुख गुहा से भी आ जाता है, तीनों से मेढक। तो इसका ध्यान में रख लेना है। केचुआ और बाकी आपको केचुआ का बता ही दिए कि शरीर की सतह से केचुआ भी अमीबा की तरह। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, मछली में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है, या फिर चैम्बर बोल लीजिए। मछली में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है, तो जानते हैं मछली में जो होता है कोष्ठक की संख्या वो होता है 2। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 किस में होता है, 3 होता है मेढक में। देखते हैं टर टर करते, तो टर टर यानी कि टस 3 का सेंस निकल जाता है, तो मेढक हो गया। कोष्ठक की संख्या मेढक में कितना हो गया, 3 हो गया। स्तनधारी में 4 हो जाता है, और स्तनधारी में ही तो हम लोग भी आते हैं। स्तनधारी में कितना, 4। और मनुष्य का पूछ दे कि मनुष्य में कोष्ठक की संख्या कितनी, तो 4 हो जाएगी। उसी तरह 4 का जान ही गए। 13 किस में होता है, तो 13 होता है तिलचट्टा में। 13 किस में होता है, तो तिलचट्टा में। अगर आपसे पूछे कि सरीसृप में कितना होता है, सरीसृप में, तो ये कितना होता है, 3 होता है। मगरमच्छ में कितना होता है, कुछ कुछ एग्जाम्पल जो बार बार पूछा जाता है, तो मगरमच्छ में होता है 4। पक्षी में कितना होता है, तो 4। ये सब में कोष्ठक की संख्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक देखिए साइंस में हमारा 10 प्रश्न का कलेक्शन यहाँ तक हुआ सॉल्यूशन पूरा। और 10 प्रश्न से देखिए कि 4 ऑप्शन और जोड़ लीजिए, तो सोच लीजिए एक प्रश्न में हमें कितने सारे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग इस चैनल से जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलिए। और कुछ भी आप लोग का कमेंट हो इस सेशन से संबंधित, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट किया कीजिए, कुछ सुझाव हो तो दीजिए। और आपको इसका PDF टेलीग्राम का लिंक पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, नींबू संतरा किस द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। तो पहला तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि नींबू संतरा जो है एक बीजपत्री है या फिर 2 बीजपत्री है, किसके अंतर्गत है, तो ये क्या है, द्विबीजपत्री है। ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। और देखिए नींबू संतरा किस फल के अंतर्गत आते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, खट्टा फल समझिए मेनली। नींबू खट्टा का नाम सुन के तो मुंह में पानी आ जाता है। इमली हो गया, ये सब क्या खट्टा फल हो गया, और ये द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है। और इसका नाम किसके अंतर्गत हो जाता है, तो रूटेसी फल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, तो रूटेसी, यानी कि खट्टा फल किसके अंतर्गत आएगा, तो रूटेसी फल। उसी तरह रोजेसी फल में क्या आएगा, तो रोजेसी फल में यानी जो रोज खा सकते हैं नॉर्मली, उस तरह से ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, और क्या हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। ये सब क्या है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, रोजेसी फल के अंतर्गत आते हैं, या रोजेसी द्विबीजपत्री के अंतर्गत आ जाते हैं। बात करेंगे क्रूसीफेरी, तो क्रूसीफेरी के अंतर्गत जिसमें देखिए मूली हो गया, सलजम हो गया, सरसों हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये सब आपको आ गया क्रूसीफेरी, यानी जिसमें पूंछ लगा हुआ रहे, इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। मूली का पीछे देखिएगा सलजम में, तो इस तरह से क्या होगा, क्रूसीफेरी द्विबीजपत्री के अंतर्गत आ जाता है। बात करेंगे मालवेसी,
माल यानी कि पैसा जिसमें आवे पूरा। तो जैसे मालवेसी के अंतर्गत आ जाता है कपास हो गया, भिंडी हो गया जो सीजनली जिससे पैसा कमा सकते हैं, गुड़हल हो गया। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? ये सब आ जाता है मालवेसी के अंतर। तो रूटेसी जान गए, रोजेसी जान गए, क्रूसीफेरी भी जान गए और मालवेसी भी जान गए। अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। पेड़ के जख्म को कौन सा पादप हार्मोन ठीक करता है? चूंकि ये साइंस का मैराथन सेशन है तो आपको देख रहे होंगे बायोलॉजी का, बॉटनी का, जूलॉजी का, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे चीज का प्रश्नों का कलेक्शन है मिक्स। तो आप लोग सारा सेशन किया कीजिए, आपको हर विषय का मैराथन करवाया जा रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए सेशन रहेगा हेल्पफुल। तो पेड़ के जख्म को कौन सा पादप हार्मोन ठीक करता है, ये आपसे पूछा गया। तो कौन सा पादप बताइए, पेड़ के जख्म को कौन सा पादप हार्मोन ठीक करता है? तो ट्राइमेट्रिन, ट्राउमेट्रिन। तो लीजिए ऑप्शन में ही नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसका नाम भी लिख लीजिए कि पेड़ के जख्म को कौन सा पादप हार्मोन ठीक करता है? तो ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन। ठीक, यही क्या करता है? पेड़ के जख्म को ठीक करता है। बात करेंगे यूमेटिन तो ये कुछ नहीं होता। फ्लोरीजेंस से बात करें, ये क्या करता है? तो फ्लोरीजेंस है जो फूलों को खिलाता है। अगर पूछ दे कि फूलों को खिलाने वाला पादप हार्मोन इनमें से कौन है, तो फूलों को खिलाना, खिलाना यानी खाना खिलाना नहीं जी, मतलब कि फूलों को खिलाना यानी जो फूल खिल जाते हैं देखने में सुंदर, उनका फैलना, वो किस हार्मोन के कारण होता है? किस पादप हार्मोन के कारण? तो फ्लोरीजेंस के कारण। उसी तरह साइटोकाइनिन, इससे क्या होता है? तो इससे होता है कि पौधों के तनों की क्या करता है? मोटाई को बढ़ाता है। अगर इस हार्मोन को छिड़क दीजिएगा पादप हार्मोन को तो ये क्या करेगा? पौधे के तनों को क्या करता है? मोटाई को बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है। कौन? तो साइटोकाइनिन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब अगले प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मंद बुद्धि, आंख टेढ़ा होना किस आनुवांशिक रोग के लक्षण हैं? तो पहला तो हम लोग ये जान गए कि जो ये सब किस रोग, ये जो रोग है जैसे मंद बुद्धि हो गया, आंख टेढ़ा होना, ये सब किसके लक्षण हैं? तो ये आनुवांशिक रोग के अंतर्गत तो आएंगे ही आएंगे। और ये किस सिंड्रोम के लक्षण है या किस रोग के लक्षण है? तो ये है डाउन सिंड्रोम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होगा कि मंद बुद्धि, आंख टेढ़ा होना, या फिर आओ क्या ऑप्शन में दे देगा, जीभ मोटा, ढांचा विकृत होना, ढांचा, शारीरिक ढांचा, ढांचा विकृत होना, ये सब किसके लक्षण हैं? किस आनुवांशिक रोग के लक्षण? तो ये डाउन सिंड्रोम के अंदर। उसी तरह ऑप्शन ए है हमारा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है? ये गुणसूत्र की संख्या इसमें 47 होती है और जिसके कारण क्या हो जाते हैं? पुरुष में नापुंसक हो जाते हैं। तो ये चीज पूछा जाता है कि किस आनुवांशिक रोग के कारण पुरुष नापुंसक हो जाते हैं या जिसमें गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। तो ये क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। उसी तरह ऑप्शन सी है हमारा क्या? पटाऊ सिंड्रोम। तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या? जैसे कि तालू में दरार आ गया, तालू में दरार आ गया, या होठ कटा होना, या होठ कटा होना, तो ये किस सिंड्रोम के लक्षण है? ये है आपके पटाऊ सिंड्रोम। और ये सब सारा आनुवांशिक रोग है। यहाँ पर एक चीज ये जरूर ध्यान रख। बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम। तो जैसे कि गुणसूत्र 47 हुआ तो पुरुष क्या होता है? नापुंसक हो जाता है। किस सिंड्रोम के कारण? तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के कारण। उसी तरह अगर गुणसूत्र की संख्या 45 हो गई तो महिला में क्या हो जाता है? बांझपन,
बांझपन हो जाता है महिला में। और ये किस सिंड्रोम के अंतर्गत आता है, तो ये टर्नम सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, सबसे हल्की दूसरी गैस कौन सी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि आपसे पहली पूछा गया या दूसरी या फिर सबसे हल्की सिर्फ पूछा गया। तो सबसे हल्की दूसरी गैस पूछ रहा है कि कौन सी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सबसे हल्की कौन सी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो वो है हाइड्रोजन। तो जब पूछे कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तब कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछ दे हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तब कौन हो जाएंगे, केवेंडिश। नाम ध्यान में रखिएगा, केवेंडिश हो जाएंगे। और आपको पता ही है कि हाइड्रोजन है जो अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। अत्यधिक ज्वलनशील गैस कौन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन। तो सबसे हल्की गैस कौन हो गया, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया सबसे हल्की दूसरी गैस, जो कि है क्या, हीलियम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। अगर आपसे पूछे हीलियम के खोजकर्ता, जब हाइड्रोजन का पूछ सकता है तो हीलियम का क्यों नहीं। तो हीलियम का खोजकर्ता कौन हो जाएगा, लोकेयर। एग्जाम्पल एक दो पूछ देता है, जैसे कि अगर आपसे पूछ दे कि वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी होती है, या फिर आपसे पूछ दे कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है, तब क्या हो जाएगा, हीलियम। ठीक। ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है, तो ऑक्सीजन के खोजकर्ता है प्रिस्टले। प्रिस्टले जी हो जाएंगे ऑक्सीजन के क्या, खोजकर्ता। तो आप लोग से प्रश्न है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। और हाँ, आपको इसको टेलीग्राम ग्रुप में PDF आपको इसका प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप लोग जाके टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, घेंघा रोग को पता करने में किस समस्थानिक का यूज होता है। तो घेंघा रोग का बात कर लिया है, जो कि आयोडीन की कमी से होती है, ये तो आप लोग को पता ही है। तो घेंघा रोग को पता करने में किस समस्थानिक का उपयोग होता है, तो ये होता है आयोडीन 131, यानी कि I131। इसको आई बना दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, I131। यहाँ पर भी लिख देते हैं ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। बात करेंगे 14, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग सुन के सुधार लीजिएगा। और हम भी लिख देते हैं कार्बन 14। तो ये किस समस्थानिक, कार्बन 14 समस्थानिक का यूज किस चीज में होता है, तो जीवाश्मों का उम्र पता लगाने में। अगर आपसे पूछ दे कि जीवाश्मों का उम्र पता लगाने में किस समस्थानिक का यूज होता है, तो किसका होता है, C14 का या कार्बन 14 का। उसी तरह यूरेनियम 235 का समस्थानिक का क्या यूज है, परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में कौन काम करता है, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है, ईंधन के रूप में। तो ये आपका करता है यूरेनियम 235। बात करेंगे Fe26 का। तो Fe26 क्या करता है, एनीमिया रोग का पता लगाने में। तो अगर पूछे कि एनीमिया रोग का पता लगाने में किस समस्थानिक का यूज करते हैं, एनीमिया रोग का पता लगाने में, तो क्या हो जाएगा, Fe26। ठीक। तो ये इतना समस्थानिक से संबंधित प्रश्न था, तो इसको नोट डाउन करते चलिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, खाद के परिरक्षण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया कीजिए, उसमें देखिएगा खास करके BPSC में, या फिर अब BPSC टीचर का आप एग्जाम देने वाले हैं तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि ये BPSC का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया कीजिए। और यहाँ तो आपको प्रैक्टिस करवाया ही जा रहा है, प्लस टॉपिक वाइज पढ़ाया ही जा रहा है।
तो देखिए खाद के परिरक्षण में किस अम्ल का उपयोग होता है, तो ये होता है बेंजोइक अम्ल का। तो बेंजोइक अम्ल का होता है। और अगर पूछ ले कि घास पत्ती में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो घास और पत्ती में भी बेंजोइक अम्ल ही पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल का बात करें, ये किस किस में, तो अंगूर में हो गया, इमली में हो गया, या फिर बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग होता है। और अंगूर, इमली, बेकिंग पाउडर ये सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। बात करेंगे एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में। सिरका में तो पाया ही जाता है। प्लस और क्या दिया कि अगर अचार को अधिक दिन तक सुरक्षित रखना हो, अचार को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी किया जाता है किसका, एसिटिक अम्ल का, सुरक्षित रखने में। क्या पता प्रश्न कैसे घुमा के पूछ दे, तो हर तरह से ध्यान में रख लेना। उसी तरह HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किस में पाया जाता है, तो औषधि निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। किसमें, तो औषधि निर्माण में। तो ये थे अम्ल से संबंधित प्रश्न। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। धूप चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग होता है, तो धूप चश्मा बनाने में जो ये कुछ कांच हैं और कांच के प्रकार से उपयोग उनका पूछ लिया गया है। कांच तो है ही और उसका प्रकार में उपयोग पूछा गया है कि ये कांच किस में उपयोग होता है। तो धूप चश्मा बनाने में जिस कांच का उपयोग होता है वो होता है क्रूक्स कांच। कौन कांच, तो क्रूक्स कांच। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसी तरह फ्लिंट कांच का मतलब उपयोग किस में होता है, तो जैसे कैमरा हो गया, दूरबीन हो गया, लेंस हो गया। अगर पूछ दे कैमरा, दूरबीन, लेंस, ये सब चीजों में किस कांच का उपयोग होता है, तो किसका होता है, फ्लिंट कांच का। ऐसे भी फ्लिंट कैमरा, फ्लिंट कांच ऐसे करके ध्यान में रख सकते हैं। बात करेंगे क्राउन कांच कि क्राउन कांच का किस चीज में उपयोग होता है, तो अगर आपसे पूछे कि चश्मा बनाने में, देखिए कितना कंफ्यूजिंग करता है कि अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन में ये रहे कि चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग होता है, तो वो होता है क्राउन कांच का। लेकिन वही धूप लगा दे कि धूप चश्मा बनाने में, तो क्या हो जाएगा, क्रूक्स कांच। ठीक। बात करेंगे मृदु कांच का क्या प्रयोग है या उपयोग है, तो प्रयोगशाला का उपकरण है, प्रयोगशाला में इसका होता है। सोच, प्रयोगशाला का ये उपकरण है। ठीक। मृदु कांच, कहीं कहीं पे आपको पायरेक्स कांच भी लिख देगा। कौन सा कांच, पायरेक्स कांच। तो सब ध्यान में रखना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। लवक कितने प्रकार के होते हैं, लवक जो कि किसमें पाए जाते हैं, सबसे पहला प्रश्न तो यही हो गया। तो ये आपका पाया जाता है किसमें, पादप कोशिका में। किसमें, तो पादप कोशिका में। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करेंगे कौन कौन सा लवक तीनों होता है, तो एक होता है हरित लवक, एक होता है बर्नी लवक, और एक क्या होता है, अवर्णी लवक। ये तीनों लवक होते हैं। ठीक। बर्नी लवक, हरित में क्या होगा, रंग हरा होगा, रंग हरा होगा। और एग्जाम्पल के रूप में जैसे क्लोरोफिल, पत्ते का रंग हरा किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण। ये काफी बार पूछा गया, तो ये चीज और किसके अंतर्गत आएगा, तो हरित लवक के अंतर्गत। बर्नी लवक में आपको रंग ही रंग मिलेगा, लाल पीला, रंग ही रंग, यानी कि लाल हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया। ये सब क्या, फूल का रंग, सब कलर आपको किस में मिलेगा, तो बर्नी लवक में मिलेगा। फूल कह लीजिए, फल भित्ति कह लीजिए, ये सब किसके अंतर्गत, तो बर्नी लवक के अंतर्गत। वही अवर्णी, तो जब वर्ण में सिर्फ रंग ही रंग है, तो अवर्ण में क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, इसका अपोजिट। तो रंगहीन हो जाएगा। रंगहीन का मतलब क्या हो गया कि जैसे पौधा का जो भाग क्या हो,
प्रकाश से क्या हो रह जाता हो, वंचित रह जाता हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के रूप में आप लोग जैसे जड़ हो गया या फिर भूमिगत तना हो गया, हो सकता है आपको एग्जाम्पल ही लिख दे, क्योंकि आपसे डिफिनेशन तो पूछने नहीं जा रहा है, आपको एग्जाम्पल ही देगा कि जड़ हो गया, भूमिगत तना हो गया, ये किस लवक के अंतर्गत आएंगे। तो डिफिनेशन आपको माइंड में याद रखना है, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक कौन सा ध्वनि तरंग है, मतलब ये किसके अंतर्गत आता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछ दे कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, या आवृत्ति को किसमें, तो क्या होता है, हर्ट्ज, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको, जिसको ये चीजें से सूचित किया जाता है। अब जानते हैं श्रव्य ध्वनि तरंग, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसको में क्या हो, 20 हर्ट्ज से लेके क्या हो, 20,000 हर्ट्ज तक हो, वो क्या है, श्रव्य ध्वनि तरंग। इसमें क्या होगा कि मनुष्य सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है श्रव्य ध्वनि तरंग को। ठीक, अब श्रव्य ध्वनि तरंग में क्या होगा कि 20 हर्ट्ज से कम होगा, 20 हर्ट्ज से कम होगा। यही आपको दे देगा ऑप्शन में चुनने के लिए कि कौन सा हर्ट्ज से कितना तक कौन सा तरंग होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, अपश्रव्य ध्वनि तरंग। ठीक, उस जिसमें क्या होगा, मनुष्य नहीं सुन सकता है, मनुष्य नहीं सुन सकता है। ये चीज बात करेंगे। हाँ, एक चीज और इसमें ध्यान क्या रख सकते हैं अपश्रव्य ध्वनि तरंग में, जैसे कि जो भूकंप आता है, भूकंप आ गया, फिर तो ये सब भूकंप हुआ, ये सब कौन सुन सकता है, मनुष्य तो नहीं समझ सकता। कुत्ता, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब क्या देखते हैं, पहले से ही भौंकने लगता है कुत्ता, बिल्ली रोने लगती है कि कुछ होने वाला है, तो ये सब को एहसास हो जाता है। तो जो 20 हर्ट्ज से कम है उसको जानवर सुन सकते हैं, बिल्ली, कुत्ता, कछुआ भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ये सब किस तरंग के अंतर्गत, तो अपश्रव्य ध्वनि तरंग के अंतर्गत। वही बात करेंगे प्रश्रव्य ध्वनि तरंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका क्या, जिस 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से, ठीक, ये अधिक वाला क्या हो जाएगा, प्रश्रव्य ध्वनि तरंग। ठीक, इसमें क्या होता है, ये भी तो मनुष्य नहीं सुन सकता है। जैसे समुद्र से डूबी हुई वस्तु, ये एग्जाम्पल काफी बार पूछा गया है कि समुद्र से डूबी हुई वस्तु, डूबी हुई वस्तु का पता लगाने में किस ध्वनि तरंग का प्रयोग होता है, तो किसका हो जाता है, तो प्रश्रव्य ध्वनि तरंग का होता है। तो ये चीज यहाँ से ध्यान में रख लेना है। एक बार और आपको क्लियर कर दे कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक कौन सा ध्वनि तरंग, तो श्रव्य ध्वनि तरंग, जिसको सिर्फ मनुष्य सुन सकता है, और आवृत्ति का मात्रक पूछे जो कि हर्ट्ज होता है और HZ से सूचित किया जाता है। बात करेंगे अपश्रव्य ध्वनि तरंग का, जिसमें कि मनुष्य नहीं सुन सकता है, जो भूकंप वगैरह आने वाला रहता है, वो कुत्ता, बिल्ली, कछुआ, ये सब को एहसास हो जाता है, वो कितना 20 हर्ट्ज से कम होता है। और बात करेंगे प्रश्रव्य ध्वनि तरंग, जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मेनली इसका जो ये है, यही ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि किसका कितना हर्ट्ज है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो व्यक्ति का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज आपको जानना है। तो इसमें 3 केस बनेगा और तीनों केस से क्वेश्चन आता है, तो तीनों केस बारी बारी से जान लेते हैं। तो पहला केस तो यही हो गया कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो व्यक्ति का भार क्या होगा, बढ़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वही अगर आपसे पूछ दे कि जब लिफ्ट, 3 केस है, तीनों केस ध्यान में रख लेंगे तो क्या दिक्कत है, एग्जाम में तो नहीं छूटेगा। तो जब लिफ्ट नीचे की ओर आता है तब व्यक्ति का भार क्या होगा, तब व्यक्ति का भार क्या होगा, घटेगा। ऐसे भी ध्यान में रखिएगा कि ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो क्या होगा, घटेगा।
वही भारहीनता कब हो जाएगा? तो भारहीनता होगा कब? जब लिफ्ट क्या हो, नीचे की ओर, नीचे आते समय टूट जाए, नीचे आते समय क्या टूट जाए, तो क्या हो जाता है? भारहीनता का स्थिति। तो यही 3 केस है इसमें। तो आज के थे ये 20 प्रश्न मैराथन में, और 20 प्रश्न में 4 ऑप्शन, तो जान लीजिए कितना, बीचों के 80, तो लगभग आप लोग 100 प्रश्न से ज़्यादा का सॉल्यूशन जान जाते हैं एक सेशन में, वो भी डिस्कशन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चारों ऑप्शन का करवाया गया है। और हर विषय का इसी तरह मैराथन करवाया जा रहा है, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के ग्रुप में दिया जाता है। तो आप लोग जितना हो सके इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।